नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द इनसाइड स्टोरी। और आज द इनसाइड स्टोरी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मिर्जापुर की। खालिस्तानी संगठनों के नापाक मंसूबों की बात होगी, कहानी खालिस्तानी संगठनों के भर्ती अभियान की बात होगी। मुद्दा खालिस्तानियों के बढ़ते और मजबूत होते नेटवर्क का है, इसीलिए बात हो रही है। मसला मध्य प्रदेश का है, तो आज देखिए मध्य प्रदेश का मिर्जापुर बने इलाके की इनसाइड स्टोरी। भिंड बड़वानी पेश है, जिसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। देखिए जरूर। अलग खालिस्तान की नापाक मांग, देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश, आतंकियों की भर्ती अभियान, मांग खालिस्तान की, निशाने पर देश का दिल, मध्य प्रदेश का मिर्जापुर। नीली टी शर्ट पहने इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू सरदार है, जिसकी उम्र 28 साल है और ये भिंड जिले के गोहद का रहने वाला है। ये वो शख्स है जिसके माध्यम से आज हम मध्य प्रदेश पर बड़ी खालिस्तानी संगठनों की काली नजर की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं। जितेंद्र खालिस्तानी संगठनों की देश के खिलाफ एक बड़ी और खतरनाक साजिश का एक मामूली मोहरा है। एनआईए की टीम जितेंद्र से 2 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। क्यों पूछताछ की गई, ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि मंगलवार को एनआईए ने देश भर में 100 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें भिंड जिले का शेरपुर और बड़वानी का सेंधवा कस्बा भी शामिल था। दरअसल अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि खालिस्तानी संगठनों की नजर मध्य प्रदेश में ऐसे इलाकों पर है जहां एक वर्ग विशेष के लोग हों। साथ ही खालिस्तानी संगठनों की नजर कस्बों और छोटे शहरों पर है। खालिस्तानी संगठनों का फोकस गरीब युवाओं पर है। तो यहां सवाल उठता है कि आखिर खालिस्तानी संगठनों की नजर कस्बों और छोटे शहरों पर क्यों है। दरअसल बड़े शहरों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क मजबूत होता है, लेकिन गांव और छोटे शहरों में कम होता है। इसलिए वहां के युवाओं को वे पैसों का लालच देकर अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। इन युवाओं को विदेशों में शानदार जिंदगी जीने का भी लालच दिया जाता है। खालिस्तान का जो मूवमेंट है, खास तौर से जहां एक कम्युनिटी विशेष है उनकी, उस तरफ पंजाब में या नॉर्थ स्टेट्स जो रहे हैं उनमें तो उनका आंदोलन पहले से ही रहा है, मजबूत रहा है, क्योंकि वहाँ उनको फंडिंग भी है, शरण भी है। ख़ास तौर से अपराध के लिए पहला जो पॉइंट होता है वो तो मदद की होता है, चाहे उसको शरण दी जाए, चाहे उनको धर्म मुहैया कराया जाए या हथियार मुहैया कराया जाए। ये जब तीनों चीज़ें वहाँ मिलना शुरू हो जाती है, तीसरा चौथा होता है नैतिक समर्थन। अगर इस तरह की कोई शरण मिलती है, समर्थन मिलता है, हथियार मिलते हैं और गैंग चलाने के लिए धन मिलता है, तो ऐसे कोई भी आउटफिट्स जो हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हुए चाहे अपराधियों के हुए, वो गिरोह वहाँ पनपने लगते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क पहले मजबूत था, वहाँ पुलिस की और या इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनकी निगाह रहती है उन पर, चाहे एनआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे और भी एजेंसीज हों। छोटे स्थानों को वो इसलिए रखते कि वहाँ पुलिस का ध्यान ज़्यादातर वहाँ नहीं रहता है और इंटेलिजेंस भी उनके पीछे नहीं ऐसी लग पाती है। इसलिए वो छोटी जगहों में जहाँ पुलिस की निगाह से बचा रहे और कैसे वो अपना नेटवर्क भी चलाते रहें, इसलिए वो छोटी जगहों को टारगेट करते हैं और यहाँ आसानी से वो छिपे भी रह सकते हैं बहुत दिनों तक और उनको यहाँ पे शेल्टर भी मिलता रहता है। दूसरा, उनको यहाँ पे सूचना तंत्र अपना सक्रिय करने में और यहाँ हर तरह से गतिविधियाँ चलाने में उनको यहाँ पर सुविधा रहती है, इसलिए वो छोटी जगहों को चुनते हैं पुलिस की निगाह से बचते रहने के लिए। और अब आते हैं फिर से जितेंद्र के मुद्दे पर। दरअसल जितेंद्र के खाते में पंजाब और फिलीपींस के मनीला शहर से बड़ी मात्रा में लेन देन किया गया है। हालांकि आरोपी इस लेन देन को पारिवारिक बता रहा है। वो मेरे भाई रहते हैं विदेश में, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो उन्होंने जनवरी में ट्रांजैक्शन किया था 11 तारीख को। घर पे कोई ज़रूरत थी तो एकदम अर्जेंट ट्रांजैक्शन होता है ना, तो किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं। तो वैसे करवाते हैं तो वो 2-3 दिन में आता है। तो उन्होंने अर्जेंट करवाया तो कि थर्ड पर्सन से करवाया, तो पता नहीं कौन से पर्सन ने किया है, तो उस चक्कर में आए थे वो पता करने के लिए। भतीजा हमारा विदेश में रहता है, फिलीपींस में।
जिसके खाते में पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, किसी के खाते में आते हैं। तो ये था जितेंद्र का पक्ष, लेकिन जितेंद्र अब एनआईए की रडार पर है। जितेंद्र का मोबाइल एनआईए ने जब्त कर लिया है और उसे पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया है। ये तो बात हुई भिंड की। अब बात करते हैं बड़वानी की। बड़वानी के वर्ला इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बनाए जाते हैं। ये इलाका सिकली गरों यानी कि हथियार तेज करने वाले और इनमें चमक लाने वाले कारीगरों का है। यहाँ के हथियार मध्य प्रदेश के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में सप्लाई होते हैं। हथियार तस्करों का कनेक्शन खालिस्तानी गैंग से जुड़ा था। पंजाब और हरियाणा पुलिस कई बार इस गांव में स्थानीय पुलिस की मदद से दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये खालिस्तानी के द्वारा अपनी घुसपैठ बनाई जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार भी दोषी है। उनकी जो इंटेलिजेंस है, प्रत्येक खबर उन तक जो सरकार के इंटेलिजेंस के जो अधिकारी है, हर एक जो अभी समाज में क्षेत्र में जो भी चीज़ घटनाएं होती हैं उसकी खबर हमेशा सरकार को रहती है, पुलिस को रहती है। और मैं इसमें कहीं ना कहीं पूरी कमियां सरकार की मानता हूं और इसमें सबसे बड़ा है पुलिस प्रशासन का। कई ऐसे मामले मध्य प्रदेश में हुए। ग्वालियर में भी पहले 2017 में खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, और जबकि चंबल संभाग में अवैध हथियारों का बड़े पैमाने पर स्मगलिंग, जाखरा इनके द्वारा जो बाहर भेजे जा रहे हैं, देश से बाहर भेजे जा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लोकल पुलिस और प्लस अपने मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है और ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगता है। बात एनआईए की छापेमारी की हुई थी तो जान लीजिए कि बड़वानी के वर्ला थाना इलाके के उमरठी गांव में रेड पड़ी थी। जांच एजेंसी को यहां से खालिस्तान समर्थकों, नक्सलियों और आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का इनपुट मिला था। उमरठी में टीम श्याम उर्फ टोनी के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। श्याम के पिता अंतर सिंह अवैध हथियारों के मामले में जेल में बंद है। श्याम गांव में नहीं था। घर पर महिलाओं और बच्चों से 9 घंटे तक पूछताछ की गई। तो कहने का मतलब यह है कि शांति के टापू कहलाने वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष में खालिस्तानी संगठन बेहद सक्रिय हैं। मध्य का मिर्जापुर बन गया है भिंड और बड़वानी का इलाका। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ मध्य प्रदेश का पुलिस तंत्र इस नेटवर्क को तोड़ने में कैसे काम करता है। तो आपने देख लिया कैसे भिंड और बड़वानी के इलाके पर खालिस्तानी संगठनों की काली नजर पड़ चुकी है। और अब वक्त है एक और बड़े खुलासे का। मध्य प्रदेश के इस इलाके का बड़े आतंकियों, गैंगस्टर से भी बहुत गहरा नाता है। एक और सनसनीखेज रिपोर्ट आप देखिए द इनसाइड स्टोरी की। गैंगस्टर की शरण स्थली, आतंकियों की पनाहगाह, अमन के दुश्मनों का ठिकाना, मध्य प्रदेश का मिर्जापुर। बात मध्य प्रदेश के मिर्जापुर की हो रही है, यानी कि भिंड और बड़वानी के इलाके की। मौका अब इस इलाके की बदली पहचान की पड़ताल करने का है। एनआईए ने भिंड और बड़वानी में छापेमारी की थी। एनआईए की तरफ से ये छापेमारी पिछले साल दर्ज किए गए 3 अलग अलग मामलों के सिलसिले में की गई है। एजेंसी ने इस साल 25 जनवरी को दीपक रंगा को गिरफ्तार किया था। दीपक मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले का मुख्य आरोपी है। दीपक पर कई दूसरे गंभीर आरोप भी हैं। दीपक पर विदेशों में बैठे आतंकियों से भी संबंध के आरोप हैं। दीपक कनाडा बेस्ड आतंकी बने लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा का सहयोगी रहा है। दीपक पाकिस्तान में रह रहे आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का भी करीबी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनका नेटवर्क मध्य प्रदेश और चंबल से लेकर बड़वानी तक का था। अगर बात अकेले चंबल की जाए तो साल 2017 में मध्य प्रदेश और पंजाब पुलिस ने एटीएस की मदद से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। चिनोर, डबरा और थाटीपुर इलाके में तीनों आरोपियों के खिलाफ पंजाब के अमृतसर जिले के रमदास थाने में देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहने के तहत मामला दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस ने एटीएस ग्वालियर की मदद से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मददगार आतंकी बलकार सिंह, बलविंदर सिंह और सत्येंद्र उर्फ
छोटू रावत को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी केएलएफ से जुड़े आतंकियों को हथियार सप्लाई करने और देशद्रोही गतिविधियों के आरोप में नामजद थे। आरोपी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़े लोगों को ऑटोमेटिक हथियार से लेकर कारतूस तक सप्लाई किया करते थे। चंबल में वैसे हथियारों का निर्माण जो है वो छोटे देसी कट्टे या छोटी देसी बंदूकें बनती है, लेकिन इसका ज़्यादा जो नेटवर्क हथियारों का आया है वो अपना खरगोन, बड़वानी, उधर सेंधवा तरफ जो सिकलीगर हैं, एक तो वो हथियार की सप्लाई करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक स्वचालित रिवॉल्वर पिस्टल बनाते हैं। दूसरा मुंगेर एक बिहार का ज़िला है, वहाँ भी इस तरह के हथियार आते हैं, तो वहाँ से ही सप्लाई यहाँ आती है और यहाँ भी हथियारों का क्रेज़ तो रहा है। तो इस तरह से सप्लाई की चेन यहाँ भी मजबूत करते हैं वो लोग, और वो हथियारों की चाह में या हथियारों के प्राप्त करने के लिए लोग उनसे जुड़ते हैं इस तरह के अपराधियों से। और जान लीजिए कि 2 अगस्त 2022 को बुरहानपुर जिले में खालिस्तानी समर्थक आसन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आसन सिंह पर खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप था। 12 मार्च 2023 को खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़े 2 युवकों को सतना और रीवा से गिरफ्तार किया गया था। 21 दिसंबर 2022 को जबलपुर में खालिस्तानी समर्थक पकड़ा गया था। अगस्त 2017 में ग्वालियर के थाटीपुर में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर एनआईए का फोकस हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ साथ अब मध्य प्रदेश पर भी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी सिंधवा में सिकलीगर समुदाय के सदस्य सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी और तीसरे पार्ट का आप इंतजार भी कर रहे होंगे। बहरहाल हम इस तीसरी स्टोरी पर हैं, मध्य प्रदेश के मिर्जापुर में, जिसमें एक शहर और माफिया की कहानी थी, जहां अवैध हथियारों का पूरा कारोबार होता था। ठीक वैसी ही फिल्मी कहानी ग्वालियर चंबल में हो रही है, जहां अवैध असलहों के कारोबार की जड़ें गहरी होती जा रही है। पुलिस को यह पता है, लेकिन पुलिस इस नेटवर्क की जड़ों तक नहीं पहुंच पा रही है, और यही बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में अवैध असलहों की सप्लाई के कई नेटवर्क हैं। खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी से 32 बोर की पिस्टल सबसे ज्यादा शहर में आती है। ग्वालियर चंबल में बैठे दलाल ऑर्डर देते हैं और फिर पिस्टल तैयार हो जाने के बाद दलाल खुद जाते हैं या वहीं से डिलीवरी देने एजेंट आता है। यहाँ पिस्टल महज 3 से 5 हजार रुपए में मिल जाती है, जिसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना और आसपास के इलाकों में 10 से 11 हजार रुपए तक में बेच दिया जाता है। इसी तरह ग्वालियर चंबल में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कासगंज और इटावा से 315 बोर के कट्टों की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। यहाँ से कट्टे आसपास के इलाकों में भेजे जाते हैं। मैनपुरी से आने वाला कट्टा 3500 रुपए में मिलता है, जो कि 5 से 7 हजार रुपए तक में बिक जाता है। बिहार से भी 32 बोर की पिस्टल ग्वालियर चंबल में आती है, जिसकी कीमत 7 हजार रुपए तक होती है। इसके साथ ही बिहार से कारतूस की सप्लाई भी बड़ी मात्रा में होती है। अवैध असलहों के इस नेटवर्क की कुंडली अब पुलिस के पास भी है, और ग्वालियर SP राजेश सिंह चंदेल ने इसे नेस्तनाबूद करने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। अभी इस मामले में हम लोग एक अभियान से चला रहे हैं। सभी थाना प्रभारियों को बोला है कि जो लोग आर्म्स में डीलिंग में पहले कभी रहे हैं, नाम आया उनका, या अवैध हथियार मिला है, उन पर ऑब्जर्वेशन करें, वॉच करें। अभी इसमें एक कार्रवाई खरगोन में भी हुई है, और खरगोन और ग्वालियर पुलिस ने मिलके भी कुछ काम किए थे उसमें, तो उसके वजह से कुछ लिंक्स मिली हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी हमने बीच में कट्टे को सप्लाई करने वाले लोगों को पकड़ा है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको सोर्स तक पहुंचाएं और इस पर ज़्यादा ध्यान दें। इस पर एक और बात आ रही थी कि इसमें जो कट्टे आते हैं उनके एमुनिशन के सप्लाई होते हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो उस पर भी हम लोगों ने अभी आज चेकिंग का अभियान भी रखा है कि जो भी ऐसे शस्त्र विक्रेता हैं जो आर्म्स डील करते हैं, इन सब के रिकॉर्ड भी प्रॉपर्ली सभी थाना वाले चेक करें और उसमें भी पुष्टि करें कि इस तरह की कोई बात तो नहीं हो रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में हथियार रखने का शौक भी अवैध हथियार की खपत का बड़ा कारण है। जो लोग लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकते, वे अवैध हथियार रख लेते हैं। ये वजह है कि अवैध असलहों के सौदागरों के लिए ग्वालियर चंबल बड़ी मंडी है। चंबल में जब से डकैती समस्या रही है, खासतौर से यहाँ अपराधियों को भी हथियारों की ज़रूरत रही है और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियारों की ज़रूरत रही है। इसलिए हथियार यहाँ के लिए बहुत आवश्यक भी रहा है और उसका क्रेज भी रहा है।
चाहे वो दिखाने के लिए हो, चाहे शौकिया हो, चाहे अपना रोजगार के लिए भी हो, लेकिन हथियार यहाँ का क्रेज़ रहा है और आज भी है। इसलिए हथियारों की सप्लाई और उनके विषय में लोगों की चाह वो हमेशा से रही है। तो ये जो आतंकवादी गिरोह हैं या बड़े बड़े गिरोह हैं, उनके द्वारा ये सोफिस्टिकेटेड वेपन या अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हमेशा से होती रही है। तो उसकी चाह में लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आते भी हैं और उनको शेल्टर भी देते हैं। अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ छुटभइये एजेंट्स की गिरफ्तारी तक ही पहुंचे हैं और मुख्य सप्लायरों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय जानकारों की माने तो एक विशेष समुदाय इन हथियारों को बनाने का काम करता है। अब इस इलाके में, पूरे इस इलाके में अवैध हथियारों का नेटवर्क डाकू गिरोहों के खात्मे के बाद से समाप्त हो गया है और जो स्थानीय स्तर पर हथियार बनते हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर पर खरगोन, वहाँ से सप्लाई होते हैं, सिकलीगढ़ जो सरदार होते हैं, वो इतने प्रभावी नहीं होते कि वो किसी मूवमेंट के काम आए। वो इंडिविजुअल क्राइम के लिए तो काम आते हैं, तो वो कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन ये कनेक्शन है कि बेरोजगार युवक बहुत बड़ी संख्या में हैं और वो स्लीपर सेल बहुत आसानी से बन जाते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब पुलिस का भी कहना है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ का गिरोह पंजाब के कट्टरपंथियों और देश के बड़े गैंगस्टर्स को असलहा सप्लाई करता है। जाहिर है इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। कभी शांति का टापू कहलाने वाला मध्य प्रदेश केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर क्यों है? प्रदेश का पश्चिमी इलाका कभी सिमी का पनाहगाह हुआ करता रहा, वही अब अवैध हथियारों का गढ़ बन चुका है। इंदौर उज्जैन संभाग में चल रहे गोरख धंधे को कई कालीन भैया चला रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिकलीगढ़ समाज की, जो कभी दशम गुरु गोविंद सिंह की सेना के लिए हथियार बनाते थे। अब इनकी महारत अवैध हथियारों के निर्माण में है और इस समाज के कुछ लोगों का कनेक्शन खालिस्तानी समर्थकों और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और नक्सलियों तक है। इसी वजह से हाल ही में NIA की टीम ने सिकलीगढ़ समाज के कई लोगों से पूछताछ की और अवैध हथियार जब्त किए हैं। सिकलीगढ़ समाज के ज्यादातर परिवार खरगोन, बड़वानी, खंडवा, धार, इंदौर और देवास जिले में रहते हैं। इनमें से अवैध हथियार की सबसे बड़ी मंडी बड़वानी और खरगोन जिले में है। बड़वानी में न सिर्फ उमरठी बल्कि पलसूद थाना क्षेत्र का उंडी खोदरी अवैध तस्करी के लिए जाना जाता है। यहाँ भी बड़ी संख्या में सिकलीगढ़ समाज के लोग रहते हैं और यहाँ भी कई लोग अवैध हथियार निर्माण और तस्करी में लिप्त पाए गए हैं। पुलिस की ओर से समय समय पर बड़ी कार्रवाई लगातार की जाती है। इसके बाद भी अवैध हथियार तस्करी का काम बदस्तूर जारी है। इसी तरह से खरगोन जिले के गोगांव थाना क्षेत्र का सिगनूर गांव अवैध देशी पिस्टल के निर्माण के लिए देश भर में कुख्यात है। यहाँ के हाथ से बने अवैध देशी पिस्टल विदेशी हथियारों को भी मात दे रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मानते हैं कि सिकलीगढ़ समाज के भटके हुए नौजवान अवैध हथियार के धंधे से जुड़े हुए हैं। इनके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक जुड़े हैं। केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय सूचना के आधार पर कई बार कार्रवाई कर हथियार की खेप भी पकड़ी गई है। पूरे जंगल का एरिया है। जंगल के एरिया में टपरिया बना के लोकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके आधार पर पिस्टल्स वगैरह बनाते हैं। इसके बाद ये सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए ये संपर्क करते हैं। अब इनके संपर्क में अभी तक राजस्थान के कुछ लोगों का कनेक्शन पता लगा है। राजस्थान के अलावा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के काफ़ी लोगों का इनके साथ संपर्क है। तो ये कनेक्ट होते हैं और यहाँ हथियार बना के फिर उनको सप्लाई करते हैं और उसका जो अमाउंट होता है उसको अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराते हैं। कुल मिलाकर एक पुश्तैनी हुनर आज की तारीख में समाज के लिए खतरा बन गया है। तो मिर्जापुर में तो एक कालीन भैया थे, लेकिन यहां कई कालीन हैं। और अब बात करते हैं सिकलीगढ़ समाज की, जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सिकलीगढ़ समाज के युवाओं की वो कहानी जो आपको हैरत में डाल देगी, उसे जरूर देखना चाहिए। इन हथियारों को देखिए। यह हथियार किसी की जान लेने में महारत रखते हैं और इन हथियारों को जो हाथ बनाते और तराशते हैं वो सिकलीगढ़ समाज के लोग होते हैं। सिख धर्म को मानने वाला सिकलीगढ़ समाज इतिहास में दशम गुरु गोविंद सिंह की सेना के लिए हथियार बनाता था।
इस समुदाय के लोग हथियार बनाने की कला के लिए जाने जाते हैं। यह हथियार बनाने में इतने माहिर होते हैं कि खराब पाइप और कबाड़ में मिले सामान से भी हथियार और कारतूस बना देते हैं। सिकलीगर समाज गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार हो गया है और इन्हें चाकू छुरी तेज करने वाली एक जाति के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। ये लोग तीर, तलवार, ढाल बनाने में माहिर हुआ करते थे। समय गुजरने के साथ ही ये लोग बंदूकें और पिस्तौल भी बनाने लगे। हथियार बनाना इनका खानदानी पेशा है, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद आर्म्स एक्ट के मुताबिक इनके हुनर को अब आपराधिक माना जाता है। पुराने जमाने में समाज के लोग राजा महाराजाओं के लिए हथियार बनाते थे। इनके ढाले गए हथियारों के कारण ही सिख सेना अजय मानी जाती थी। जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे पुलिस, पर जो निर्दोष लोगों को भी जब पुलिस का अभियान चलता है या कहीं बाहर की पुलिस आके हमारे गांव में रेड देती है, दबिश देती है, तो दोषी यदि नहीं मिलता है तो उसके परिवार के या समाज के दूसरे लोग जो मिलते हैं केसधारी, उनने का ये भी वही होगा, उसको उठा के ले जाती है और उसके मामले दर्ज कर देती है। तो इससे कोई अपराध छूटेगा नहीं, बल्कि अपराध बढ़ेगा। हमारा यही निवेदन है कि दोषी लोगों को दंडित किया जाए और जो बेकसूर लोग, निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए। इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी समाज के कुछ युवा अवैध हथियार बनाने के काम में अब भी जुड़े हुए हैं। अपराधों में नहीं, इन्हें रोजगार के मामलों में इन्होंने कहा कि कुछ हमें अगर छूट दी जाए या कुछ हमें इसमें कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत जो निर्धारित मापदंड है उसमें तो बिना किसी विशेष प्रावधान के संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, इन्हें ट्रेंड किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई होमगार्ड की कहीं भर्ती में जाना है तो इन्हें पहले से एक शिविर लगा करके इन्हें विशेष तौर पर ट्रेंड किया जा सकता है कि उस परीक्षा के अनुरूप इनको बन सके, इनकी योग्यता उस परीक्षा के अनुरूप हो, इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह संभव है और आने वाले दिनों में इसके लिए प्रयास किया जाएगा ताकि युवा जो हैं अपने जो भी क्षमता है, योग्यता है, उसका एक मुख्य धारा में जुड़ करके उपयोग करें, न कि इस तरह के असामाजिक गतिविधियों में। बहरहाल पुलिस की लगातार कार्रवाई में कई बार सिकलीगरों के पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार मिले हैं, लेकिन अवैध हथियार बनाने का सिलसिला रुका नहीं है। इनके हथियारों की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। द इनसाइड स्टोरी में मध्य प्रदेश का मिर्जापुर का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर लिखकर बताइएगा सोशल मीडिया पर। अगले रविवार इसी मंच पर इसी वक्त द इनसाइड स्टोरी में किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।